नमस्कार। देश दुनिया की ताजा तरीन घटनाओं पर आधारित देश दुनिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी रहते हैं और उनके पास ही स्वास्थ्य विभाग का ये जिम्मेदारी भी है जी। और लखनऊ से ही विधायक भी हैं। जी। लेकिन बड़ी आश्चर्यजनक बात है, अफसोसजनक कहें, कि लखनऊ में सिर्फ बलरामपुर अस्पताल एक इकलौता अस्पताल है सर, जहां पर डायलिसिस की सुविधा है। अब हालिया भी डीएम साहब ने कहा है कि लोक बंधु या राम मनोहर लोहिया में डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस पर क्या कहेंगे सर? स्वास्थ्य विभाग वास्तव में बड़ा खस्ता हाल चल रहा है। जो मशीनें हैं भी वो भी या तो खराब हैं या तो अभी तक खुली ही नहीं है। रवि जी, स्वास्थ्य के मामले में बड़े बड़े ऐलान भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से किया जाता है। और मुझे ये खबर पढ़ के हैरत होती है कि जौनपुर में मेडिकल कॉलेज, शाहगंज में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में आजमगढ़ में मेडिकल हाँ, कॉलेज, जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट मशीन आपके पास नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे हाँ, उन्हीं का नाम बदल दिया गया मेडिकल आपके कॉलेज। हाँ, मतलब ये आप वो इस तरीके से खबर आ रही है कि उस हम स्वास्थ्य के क्षेत्र के दिशा में कितना आगे बढ़ गए हैं कि छोटे छोटे जिलों में मेडिकल कॉलेज का कॉन्सेप्ट होता था कि कोई बहुत बड़ा शहर, हम्म। राजधानी लखनऊ, फौरन कुछ हुआ तो आदमी कहता है फौरन लेके लखनऊ भागो। हम्म। यूपी में कहीं कुछ होता है तो कहते हैं नहीं, मेडिकल कॉलेज फौरन भागो। गोरखपुर में एक नाम के लिए एम्स बनाया गया, उसमें वहां से भी रिफर कर दिया जाता है इतना लखनऊ। बड़ा SGPGI यहाँ है गवर्नमेंट का। जी। तीन तीन बड़े हॉस्पिटल हैं, राम मनोहर लोहिया सिविल हॉस्पिटल। और आज भी डायलिसिस के लिए मुश्किल से 100 से में मतलब 50% ही हम्म। लोगों की डायलिसिस संभव हो पा रही है, वो भी सिर्फ एक बलरामपुर हॉस्पिटल में। अब आप बताइए कि वहाँ पर कितनी मुश्किल होती होगी, कहाँ कितनी दूर दूर से लोग आते होंगे, क्योंकि डायलिसिस बहुत महंगी होती है, ये हाँ, जानलेवा यानी सबको बीमारी। प्राइवेट हॉस्पिटल हाँ, की तरफ जाना पड़ता है। और ये हर आदमी मतलब जो कैंसर से पीड़ित होता है तो उसके लिए डायलिसिस जरूरी हो हाँ, किडनी जाती है, रोग से। किडनी रोग से। जी। तो उसमें उसको ये हो जाता है कि साहब हम कहाँ भागे, कहाँ जाए। तो वो इन दिक्कतों से जो गंभीर बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां हैं, ये समस्या है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ तो इसको इतना सहूलत बढ़ा देनी चाहिए कि आसपास के ही नहीं जिलों को, बल्कि दूर दराज से भी अगर कोई लखनऊ आए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस शासन की दावा कर रहा है सरकार, योगी आदित्यनाथ की, कि हम बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं, हमने बहुत बड़ा किया, जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर के सीना पीट ठोका जा रहा है कि हमने इतना बड़ा काम करा, लोगों के जीवन रक्षा के बारे में भी ऐसे ही काम होना चाहिए। एक सर, नागपुर में कल से एक बवाल मचा हुआ है औरंगजेब को लेकर। वहां पे जो चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, वही गृह मंत्री भी हैं प्रदेश के, और उनका कहना है कि छावा फिल्म देखकर ये दंगा भड़का है, इसके लिए जिम्मेदार छावा मूवी है। पिछले दिनों हम लोग ने डिस्कस किया था, मध्य प्रदेश में एक गांव वाले पूरा अपना खेत खोद के सोना खोज रहे थे। डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, वो कह रहे हैं नहीं, छावा मूवी नहीं, और चीजें हैं। नागपुर से ही नितिन गडकरी सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के महाराष्ट्र के, वो भी नागपुर से आते हैं। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। गड़ भी है। अब उसके बाद भी अगर, और ये एक आश्चर्यजनक चीज है, आज मैं सुबह रिसर्च कर रहा था कि ज्यादातर दंगे भाजपा शासित राज्यों में होते हैं। वो चाहे कल्याण सिंह के जमाने में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद रहा हो, या अभी हालिया मध्य प्रदेश में पुलिस वालों की हत्याएं हुई हो, वो चाहे बिहार रहा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और चाहे दिल्ली हो। इस पर क्या कहेंगे सर? आपने रवीर जी जो बात कही कि ज़्यादातर भाजपा शासित राज्यों में दंगे होते हैं, जी। ये आपने भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, यानी उनके हर सूबे के चीफ मिनिस्टर के और प्रधानमंत्री के दावे को आपने एकदम ठेका लेकर दिया। जी। उनका कहना यह है चीफ से कि वो लोग कहते हैं कि जब से भाजपा सरकार आई कहीं दंगे नहीं होते, हम्म। कहीं दंगे नहीं होते। दंगा समाजवादी पार्टी कराती थी। और वो संभल में भी जो हुआ, हाँ, अभी भी संभल को तो बिल्कुल एक नहीं, वो प्रयोगशाला कहते, बनाया है। और वो इसको नहीं मानते, वो ये हम्म। कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के दौर में दंगे होते हैं, जब से बीजेपी आई है तब से। उनकी लोक अदालत में भी नरेंद्र शर्मा की आपने सुना आपकी होगा, अदालत। आपकी अदालत में जोगी जी अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार है तब से दंगे नहीं होते। तो अब ये सवाल ये है कि दंगे, देखिए ये औरंगजेब का मामला, तो ये फिल्म का आड़ ले लिया है। ये पिछले 6 महीने से मैं बम्बई में ही था, तभी मैं वहाँ पढ़ रहा था कि औरंगजेब की कब्र को हटाए जाने की बातचीत
होनी चाहिए। यानी धीमी पांव ये ऐलान कर दिया गया था कि अब हमें किसी भी हालत में हिंदू मुसलमान करा करके बीजेपी सरकार को मजबूत करना। सर, एक सांसद हैं भाजपा की, ज्यादातर बोलती हैं 2014 के बाद देश आजाद हुआ, कंगना रनौत, मंडी जी से हैं। जी तो उनके बारे में आज सुबह रिसर्च कर रहा था मैं, ग्रोक से मैंने सवाल पूछा था। उन्होंने कल एक बयान दिया था कि मोदी सरकार आने के बाद से कहीं कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ है। तो ग्रोक ने ही बताया कि 2019 में पुलवामा में जब अटैक हुआ था तो 46 लोग उसमें मारे गए। हताहत हुए थे। अब जो लोग औरंगजेब के बारे में बात कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि औरंगजेब 88 साल तक जिया और उसने 49 साल देश पर शासन किया। जी और उसका एक लड़का था अकबर, जो तीसरे नंबर पर था। जी उसे जो छावा मूवी में दिखाया गया है, संभाजी जो शिवाजी के पुत्र थे, उन्होंने ही महफूज तुर्की में भेजा था और वहीं उसने अंतिम सांस ली। और अंतिम वाक्य जो था औरंगजेब का, उसने कहा था अजमा फसाद बक, मतलब अब मेरे बाद मेरे इसका सल्तनत का क्या होगा ईश्वर ही जाने, खुदा ही जाने। इस पर क्या कहेंगे सर? ये औरंगजेब अचानक से 300 350 साल बाद से कहाँ से फिर नहीं, प्रकट हो देखिए गया? ये जो दौर चल रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है। जी औरंगजेब मुसलमान है, वक्फ बोर्ड मुसलमान है, जी हर चीज़ हर वो चीज़, मस्जिद, इमाम बाड़ा, कहीं भी आप देखिए कि बुलडोजर चल रहा है तो कहता मस्जिद बनी है। सड़क पर नमाज पढ़ ली, अभी एमयू का चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर जी कि वो लड़कों ने नमाज पढ़ ली साहब वो मैदान में, हम्म उस पर क़यामत आ गई है, उस पर अब इंक्वायरी हो रही है, वहाँ के एसपी ने किसी को पकड़ लिया है। हम्म तो अब ये कहने का मतलब है कि ये सब हुकूमत के निगाह नाक के नीचे होता है, तो हुकूमत तो इसको सिर्फ इसलिए कार्रवाई करती है कि ये इससे जो है हमारा वोट बैंक मजबूत होगा, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो हिंदू मजबूत। तो औरंगजेब को लेकर के जो ये सब छेड़ी गई है, और बीच में अबू आजमी ने भी जो जान करके ये सब हाँ, बातें की। उनको तो विपक्ष कह रहा है कि ये हाँ भाजपा के टूल किट हो गए हैं। हाँ। तो अब भाई औरंगजेब से हमसे क्या मतलब रह गया है कि जब वो आया था शासन करके चला गया। अब औरंगजेब को लेकर के कोई क्या ढोएगा? हाँ, ये भाई आप किसी की कब्र का हटाना है, अपमान करना है, किसी को इंगित करना है कि आप बार बार ये कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। अब मुसलमानों के सामने आप जब इस कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कब्र को लाठी पीछे पीट रहे हैं, हम्म तमाम चीज हरकतें कर रहे हैं, तो ये तो एक तो उत्तेजना बढ़ाना ना हाँ, हुआ। ताजमहल पे भी ये ट्रेंड एक लगातार चला आ रहा है कि कोई हाँ, शंकर जी बन के जा रहा है, कोई जलाभिषेक करने जा रहा है, ताजमहल, तेजो हाँ महालय। हाँ। जी तो उसमें अभिषेक वो जाल करके आगे, क्या नाम है वो? हाँ, हिंदू संगठन हाँ, कई है इस तरीके हाँ। के। तो ये सब किया जा रहा है, ये सब सोची समझी साजिश के तहत है, और सब लोग हंसते हैं, पब्लिक हंसती है ऐसे वाकयात पर। हाँ, ये तो होली में समझ जनता में आ में गया आदमी हंसती है। कि जुमे की नमाज भी थी, होली भी था, कहीं हाँ, कोई दंगा नहीं अरे हुआ। साहब, कोई आदमी ने मान लिया कि पूजा करना किसी को, अगर उसने दरिया किनारे बैठ के स्नान किया, पूजा कर लिया, तो क्या गुनाह हुआ? नमाज पढ़ लिया, पूजा कर लिया, भले ना गुनाह हो, नमाज पढ़ लिया, साले को जेल भेज दो। हाँ, संभल में एक नया इशू पैदा कर दिया गया है कि वो एक कोई मेला लगता था सलार गाजी के हाँ, उसके नाम पे। सैयद अब उस सलार मसूद हाँ, गाजी का अब कोई उस मेला पे लगता था। अब उसको जो है वो कह रहे हैं कि हटाओ, उसमें वो भी कूद गए हैं, क्या नाम है? सीओ वहां हाँ, के पूरा पुलिस हाँ। प्रशासन, नागपुर में भी पुलिस नहीं, प्रशासन ने ही तो कराया। पुलिस को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो ये मुद्दा वो है, लेकिन जो आप किसी ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं, वहां से आप ये नहीं कह सकते कि फला लुटेरा था, और ये था, वो था, उसके उसके नाम पे मिला नहीं हम अब लगने पुलिस देंगे। ज्ञानी हो गई है सर। हाँ, अब पुलिस ये इतिहास के बारे में भी बताने लगे, ये सीआरपी काम सीआईपी के शासन साथ। का है कि शासन जो है एक आदेश कर जारी कर दे कि भाई हम उन अपने राज्य के अंदर या देश के अंदर ऐसे किसी भी व्यक्ति के या कि उसका कार्यक्रम नहीं होने देंगे जिसमें जो है वो हमारे देश के खिलाफ रहा हो। सर, आज प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए, उन्होंने महाकुंभ के बारे में बोला। हालांकि विपक्ष को नहीं बोलने दिया गया, विपक्ष के एलओपी राहुल गांधी ने इस पर बयान भी जारी किया और उसके बाद पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर का जिक्र किया और लग रहा है जैसे उनमें और योगी आदित्यनाथ जी में सबसे बड़ा हिंदू नेता या सबसे बड़ा संत होने का एक होड़ लग गई है। अभी जब 2-3 दिन पहले ही जब मोदी जी अपना पॉडकास्ट दे रहे थे लेक्स फ्रीडमैन को, 3 घंटा 5 मिनट 41 सेकंड के अपने पूरे पॉडकास्ट में, वो फुर्सतिया प्रधानमंत्री देश के पहले हुए हैं जिनके पास इतना समय है, जी तो उन्होंने कई चीज का जिक्र किया।
जैसे पता है, पहली बार मुझे पता चला कि किसी प्रधानमंत्री का अगर पॉडकास्ट करना है तो आपको 48 घंटे पहले व्रत में, उपवास में रहना पड़ेगा। फिर आपको गायत्री मंत्र आना चाहिए, गायत्री मंत्र आप प्रधानमंत्री को सुनाएंगे। फिर प्रधानमंत्री बताएंगे WHO, UNO, WTO बेकार है जो ट्रंप कह रहे हैं, ब्रिक्स को तो ट्रंप कह ही चुके हैं कि बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो अस्थाई सदस्यता के लिए क्यों परेशान है मोदी जी UNO के, कि हमको हम दे दिया जाए। और हमने जब ब्रोक से पूछा कि मोदी जी के बड़े अच्छे मित्र हैं ट्रंप, तो ट्रंप ने पहले कार्यकाल में कितना झूठ बोला, तो उसने साफ साफ लिख के बताया कि 30,573 झूठ बोले 4 साल में। तो आप क्या कहेंगे सर मोदी जी के पूरे इस चीज पे, जो सदन में उन्होंने आज बयान दिया महाकुंभ पे? भाई लोकसभा में तो प्रधानमंत्री ही अपने देश में इतने बड़े महाकुंभ को लेकर के जी जाहिर है कि तारीफ करेंगे, वो सबसे बड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री से बड़ा कौन है? और योगी आदित्यनाथ तो उनसे बहुत ही छोटे एक सूबे के चीफ मिनिस्टर है, ये तो प्रधानमंत्री हैं। अब योगी आदित्यनाथ भी यहाँ तारीफ करते हैं तो बहरहाल उसमें मोदी जी का नाम ले लेते हैं। वो तो सब लेते हैं क्योंकि वो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं जी फला के निर्देशन में इतना बड़ा हुआ। तो जब उन्होंने ये सब बोलना शुरू किया, तारीफ ठीक है, तारीफ करें, अच्छी बात है, और प्रोग्राम हुआ भी है इतना बड़ा। तो लेकिन उसमें जब विपक्ष ने अपने बोलने की बात रखी कि साहब आपने इसमें हम कुछ बात कहना चाह रहे हैं, आप सिर्फ प्रशंसा करते चले जा रहे हैं, जो भगदड़ में लोग मरे हैं जी उनके प्रति आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको तो बोलने ही नहीं दिया। बाद में राहुल गांधी ने भी अपना बयान जारी किया, नेता विपक्ष ने, और ये बात कही कि आप बोलिए, तारीफ करिए, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन आपने जो मोदी जी ये बात कहीं नहीं कही कि जो नौजवान नहाने आए थे उनको हम रोजगार देंगे, जो लोग मर गए उनके प्रति हम अपनी संवेदना करते हैं, व्यक्त करते हैं। आपने कहीं दुख प्रकट नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यही वजह था कि पूरे विपक्ष ने लोकसभा में वॉकआउट कर दिया, उनकी बात हुई। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो लीडर हैं खड़गे साहब, उनको उन्होंने इजाजत मांगी कि हमें बोलने, उनको भी नहीं बोलने दी, तो विपक्ष ने उनका बात। हाँ, पिछले 10-11 साल में नया ट्रेंड चल गया है कि विपक्ष को बोलने ना दीजिए, या फिर मंत्री सवाल का जवाब देने नहीं हाजिर होते हैं। ये एक नई प्रथा चली है जो 77 साल में नहीं था। हालांकि मोदी जी नेहरू जी के बराबर पहुंच गए हैं, 3 बार के प्रधानमंत्री हो गए हैं, और उन्होंने अपने पॉडकास्ट में चाइना की तारीफ भी की थी। और ये दुर्भाग्य की बात है कि नेहरू जी के अंतिम कार्यकाल में ही चाइना से युद्ध हुआ था, और तीसरा कार्यकाल मोदी जी का भी है, और स्थिति वही बनी हुई है कि जो नेहरू जी के समय में थी। अब कुल मिला के देखने वाली बात ये होगी कि 1,00,000 का सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। सितंबर में आदरणीय यशस्वी मोदी जी अपने 75 साल के हो जाएंगे। उन्होंने एक बनाया था सिस्टम, जब 2014 में उनको प्रधानमंत्री बनना था, कि 75 साल के बाद सब मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे। और सर इसका कोई जवाब नहीं देता है कि 75 साल बाद जब इसी सितंबर में हो जाएंगे मोदी जी, तो वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे या प्रधानमंत्री ही बने रहेंगे? देखिए, ये बात जो होती है पार्टी के भीतर जी, तो समय के अनुसार कही जाती है। यानी जिस वक्त अडवाणी जी मौजूद थे तो ये लगने लगा था लोगों को कि अडवाणी जी की ही उसमें सारी फैसले लिए जाएंगे और इनको राष्ट्रपति या किसी बड़े पद पर बैठाया जाए, नहीं तो ये होगा कि साहब। तो ये लाया गया कि ऐसा कर दो कि ये लोगों के सीनियरिटी भी बनी रहे और कुछ होने पर आगे भी न बढ़ने। और आज तक मार्गदर्शक मंडल की कोई मीटिंग मैंने नहीं देखी। मार्गदर्शक मंडल ने किया क्या आज तक? सम्मान देने के लिए आपने कहा कि आप हमारे बाप हैं, आप बैठे हुआ, लेकिन हमको राज करने दीजिए। वही औरंगजेब वाली स्थिति है, औरंगजेब वाली स्थिति है भाजपा में। लेकिन वो आप मुझे राज करने दीजिए वाली बात। आपने देखा, आप जो अभी कह रहे थे कि ये परंपरा अजब चल गई है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। आपने देखा था कि इस बार जो लोकसभा का गठन हो रहा था तो हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष थे क्या कर रहे थे? लोकसभा अध्यक्ष हाँ, ओम बिरला जी कि वो खड़े हो गए कुर्सी छोड़ के। नहीं, वो तो अक्सर वो धनखड़ साहब। और जब सत्ता पक्ष का आदमी बोलता है तो वो मुस्कुराते हैं। हाँ, मुस्कुराते हैं, जैसे लगता है अपनी औलाद बोल रही है, अपना विपक्ष को ऐसे डांटते हैं जैसे मास्टर प्राइम मिनिस्टर। नो बैठो जी। तब उस पर जो है राहुल गांधी ने उनसे कहा था, रोका कि बिरला जी आपने जो तो अपना दोहरा मापदंड अपनाया है,
ये उस कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देती। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो मोदी जी वो मेरे सीनियर हैं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, तो मैं उनके सम्मान का, नहीं नहीं, कुर्सी जो है वो उससे बड़े प्रधानमंत्री नहीं। इस वक्त आप वहाँ रिश्तेदारी नहीं निभा रहे हैं, इस वक्त आप वहाँ लोकसभा स्पीकर के पद पर बैठे हैं। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोग सोचिएगा जरूर कि मोदी जी पॉडकास्ट में ट्रम्प की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन शायद आप लोगों को याद हो कि ट्रम्प की इन्हीं हरकतों की वजह से वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं उनको अपने परिवार सहित जब गए थे स्की करने तो भागना पड़ा था, कई दिन तक गायब थे, और मोदी जी उन्हीं की तारीफ कर रहे हैं। और ये वो ट्रम्प साहब हैं जिन्होंने 3,573 झूठ बोले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपने कमेंट जरूर लिखिएगा बॉक्स में, और कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।